पहला ये लेते हैं हम अ क्रिटिकल मैसेज फॉर द अर्बन एलीट। तो एलीट क्लास किसकी बात कर रहे हैं? ये दोज हु आर लिविंग इन एयर कंडीशनर, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनका इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ रहा है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये बहुत सारे मैसेज दे रहा है। ये पहले इस बार जो गर्मी पड़ी है दिल्ली के अंदर 50+ जो टेम्परेचर गया है, बहुत सारी जगह गया है और बहुत सारे लोग मरे वो नहीं हैं जो एसी के अंदर रह रहे हैं, मरे वो हैं जो सड़क पे मजदूरी कर रहे हैं, मरे वो हैं जो घरों के अंदर हाउस होल्ड का काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए। उनको बेचारे को, उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी है, एक सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी तक पैदल जा रही है, आधा किलोमीटर पैदल, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर देगी वो। तो मज़दूर थे, ये थे और सारे लोग थे जो गांव के अंदर लेबर कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं इतनी धूप के अंदर, उन सब की बात कर रहे हैं। और इसके लिए दो चीज़ों को बता रहे हैं ये कि ये जो हीट बढ़ रही है उसके लिए 50+ जो टेम्परेचर का है, इन्होंने कहा है कि अर्बन डिज़ाइन ये ना एक्सरबेट्स दिस इफेक्ट with concrete upheld and glass structure retaining heat। एक घास का लॉन हो और एक कंक्रीट का लॉन हो, तो दोनों में से किस पे ज़्यादा हीट होगी? कंक्रीट के ऊपर। तो हमने क्या है, शहरों के अंदर पूरा कंक्रीट का सब कुछ खड़ा कर दिया और दूसरे ग्लासेस कर दिए। अब ये ग्लास क्या है, ग्लास खुद तो हीट करते ही करते हैं एनवायरनमेंट को, इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी हीट करती है। जैसे ग्लास तो हीट होगा लेंस, लेकिन लेंस की जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी वहाँ भी आपने देखा होगा वो जला देती है उसको। तो ये कई टाइम्स बढ़ा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे ग्लास स्ट्रक्चर से, ये तो इन कॉरपोरेट हब्स सच एज गुरुग्राम स्लीक ग्लास बिल्डिंग्स विद मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव ट्रैप हीट एंड इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन क्यों हो रही है? क्योंकि हीट बढ़ रही है तो एसी के कूलिंग इफेक्ट के लिए उसमें ज़्यादा एसी लग रहा है, और जितना एसी चल रहा है, एसी बाहर आउटडोर यूनिट क्या फेंक रही है, हीट फेंक रही है और वो टेम्परेचर बढ़ा रही है। जितनी गाड़ियां हैं उन सब गाड़ियों के अंदर एसी चल रहे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ये किसके लिए दुभर बना रहे हैं? ये आम आदमी के लिए दुभर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कंफर्ट, जिस कंफर्ट में आप जी रहे हो, वो कंफर्ट, आप तो कंफर्ट में जी रहे हो नहीं जी रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप दूसरों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हो, उनका सर्वाइवल मुश्किल कर रहे हो। कितने लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, कितने लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, उन सब की सर्वाइवल मुश्किल हो रही है। तो ये द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स एंड द लैक ऑफ ग्रीन कवर वर्सन कंडीशन ऑफ द आउटसाइड। हम तो एसी बस में बैठ के चले गए, एसी गाड़ी में बैठ के चले गए, मेट्रो में बैठ के चले गए, हर जगह थोड़ी दूर कोई भी काम करना है कैब बुला ली, कोई सामान मंगवाना है तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, घर पे सामान आ गया। तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें कंफर्टेबल हैं, लेकिन उनके लिए जो गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो के लिए आपको धूप ना लगे, आपका जाने का मन नहीं हो रहा, आपका कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपने एक ऑर्डर कर दिया और वो कड़ी धूप के अंदर टाइमली डिलीवरी के लिए वो भगा के मोटरसाइकिल लेके आ रहा है गर्मी में, और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के और जैसे करके आप तक पहुँचा रहा है वो। उस आदमी की चिंता की बात कर रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं ये जो कंफर्ट है, ये इन्होंने तो एक तरफ देखा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो कंफर्ट जोन है ये हमारे लिए भी दिक्कत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैंने शायद पहले भी कहा था कि हमारी जो लाइफस्टाइल है यही हमारे लिए आफत बन जाएगी। रशिया के अंदर एक बार एक वो कैप्चर कर लिया था थिएटर, जिसके अंदर लगभग 1000 लोग थे, और 1000 लोग थे तो जब उनको विद्रोहियों ने कैप्चर कर लिया, चेचनिया के विद्रोही थे रशिया के, उसको कैप्चर कर लिया था। तो पुलिस ने सोचा कि भाई इसको इस ढंग से करें कि कैजुअलिटी कम से कम हो। अब उनको तो पता नहीं था थिएटर के अंदर कौन है, कितने उग्रवादी हैं, कितने हथियार हैं, किस जगह पे हैं, और हो सकता है वो खुद बैठे हों, किसी और आम आदमी को हथियार देके खड़ा कर रखा हो, कैजुअलिटी बढ़ जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी सब इंटेलिजेंस से, मिलिट्री से, सबसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद नतीजा क्या निकला कि भी हम इसके अंदर गैस छोड़ देते हैं, पॉइजनस गैस, और वो इतने कम पोटेंशियल की होगी कि उससे सिर्फ बेहोश ही होंगे लोग, मरेंगे नहीं। और ये ऑपरेशन कंडक्ट करने से पहले दे हैव ट्राइड इट आउट,
उन्होंने अपने ऊपर, फौजियों के ऊपर और लोगों के ऊपर इसको चेक किया, तो 10 मिनट तक की बेहोशी आ रही थी और बाकी सब सही थे। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने बार बार चेक करने के बाद जब कंफर्म कर लिया कि इससे कोई खतरा नहीं है, उसके बाद दे रिलीज दैट पॉइजनस गैस इनटू द थिएटर। और उसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसमें से जब देखते हैं वो तो 300 आदमी मर जाते हैं 1000 में से। अब बड़ा अलार्मिंग हो गया है, तो बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई कि हमने जिस चीज़ को बार बार चेक किया और वो नहीं मरे, और ये 300 कैसे मर गए। सरकार के लिए जवाब देना भारी हो गया, जो भी जर्नल्स थे उनके लिए जवाब देना भारी हो गया। तो उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कराई, तो उसमें पता लगा ये 300 लोग वो मरे थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मीन्स दिन में 10 बार सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ, मकान सैनिटाइज कर रहे हैं, प्योर वाटर पी रहे हैं, बाहर का पानी कुछ नहीं कर रहे, बॉइल्ड सब, इस तरह से, जो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। फौजियों के साथ दिक्कत इसलिए नहीं थी, वो हार्ड ट्रेनिंग से गुजरते हैं, तो उनने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये जो कंफर्ट था यही उनकी मौत का कारण बना। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये इस चीज़ को नहीं दर्शा रहे, ये तो कह रहे हैं उनके लिए, मैं कह रहा हूँ इनके लिए भी दिक्कत है। जितने कंफर्ट जोन के अंदर हम रहेंगे उतनी हमारे लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात, ये जो टेम्परेचर की है, यदि उनके लिए भी हम बात करते हैं तो इसके लिए ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ कह रहे हैं पुअर अर्बन प्लानिंग, डिसएप्रोप्रिएशनलिटी अफेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। डिसएप्रोप्रिएशन जो हो रखी है वो क्या हो रखी है कि हम एक ही उसके लिए वी आर कंसर्न अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जो लोग रईस हैं हम उनके बारे में हैं, गरीबों के बारे में चिंता ही नहीं है। एक पेड़ लगने से टेम्परेचर कितना कम आ जाता है, उस पेड़ के सराउंडिंग में 3 से 5 डिग्री तक फर्क पड़ जाता है। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट ग्रीन, हमें कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ हम पक्का किए जा रहे हैं कि धूल ना लगे, मिट्टी ना उड़े, इसके लिए पेड़ की कोई प्लानिंग ही नहीं है कि आपको घर के बाहर पेड़ लगाना ज़रूरी है, इतने पेड़ होने ज़रूरी है। पार्क एरिया छोड़ दिया उसको, वैसे लोगों ने डंपिंग यार्ड बना दिया, उसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उसकी भी कोई केयर नहीं कर रहा। तो ये जो लायबिलिटी है ये हमें लेनी पड़ेगी, ये हमारे कानून के अंदर अवेयरनेस के जरिए, इन सब चीज़ों के जरिए हमें ये अपनी दैनिक रोज़मर्रा के जीवन के अंदर ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को हमने प्लान किया है तो ग्रीन बेल्ट पूरी भरी हुई है वो, क्योंकि हमने प्लान किया उसको इस तरह से कि बारिश भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है उसमें। जब ग्रीनरी है तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जब पेड़ ही नहीं है तो आज क्या है कि हम अर्बनाइजेशन के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम पेड़ों को तो तुरंत काट देते हैं, लगाते नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ हमारे पास है ही नहीं। प्लेसमेंट, उसको पेड़ को एक जगह से उठा के और दूसरी जगह लगाना, बाहर तो बहुत होती है ये। किसी भी पेड़ को जो 10 साल का पेड़ है, 15 साल का पेड़ है, उसको यूँ डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। वो क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं पूरे को क्रेन के जरिए, और निकाल के दूसरी जगह इम्प्लांट कर देते हैं जहाँ जगह बनती है। तो आपने 5 साल के एक पेड़ की ज़िंदगी खो दी। ज़िंदगी नहीं खोई, आपने उसका कंफर्ट भी, वहाँ जो लोगों का था, पक्षियों का था, और का था, अब ये सारी चीज़ें यूँ ही तो गायब हो रही हैं। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं ये। तो जीवन का जो हमारा हिस्सा है ना, अब उसके अंदर पेड़ जरूरी नहीं है। पेड़ को हमने बाहर ही कर दिया। गाड़ी खड़ी करने के लिए हमें पेड़ जरूर चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एसी और 15 मिनट ज़्यादा चल जाएगा, एसी और फास्ट चल जाएगा। वो एसी ने जितने अंदर कूल किया उतनी बाहर गर्मी फेंक दी। इन सारी चीज़ों के लिए ये बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, इसके एक दो चीज़ और लेते हैं इस आर्टिकल की। ये देखो, टेम्परेचर्स, पुअर क्वालिटी एयर एंड स्केर्सिटी ऑफ ग्रीन स्पेसिस, ये दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। हम प्लान ही नहीं कर रहे इनके बारे में। एयर क्वालिटी, जब हम एक सिटी को प्लान कर रहे हैं, एक सेक्टर को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कि इसकी एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है। टेम्परेचर कैसे कम रहे, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये हमारा पार्ट ही नहीं है। ग्रीन स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारा पार्ट ही नहीं है। तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर आगे देखो, ये इवन फॉर माइनर रिपेयर्स, ये बता रहे हैं हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में। इवन फॉर माइनर रिपेयर्स वी टर्न टू एप्स फॉर डोर स्टेप सर्विस एंड राइड हेलिंग एप्लीकेशन इनकरेजेस अस
टू टेक कैब फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कैब का ये कह रहे हैं छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी हम कैब हायर कर लेते हैं, जहाँ हम पैदल चल सकते हैं। हमें पैदल चलना भी चाहिए, साइकिल यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए। सर ये कैब का यूसेज कम करने के लिए तो वो कैब वाले खुद भी तो कर सकते हैं ऐसा कुछ कि खुद कम डिस्टेंस पे तो होगी नहीं। नहीं, उनको भी तो सर्वाइवल ज़रूरी है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको भी तो किस्त पे। डिस्टेंस के लिए अगर उनको हाँ, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए वो मना नहीं कर सकते ना, वो सर्विसेज में आ गई। यदि मान लो उसके ऊपर कोई फिर फंडामेंटल राइट का केस डालेगा, कोई और कुछ करेगा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो चाहे 1 किलोमीटर चले चाहे आधा किलोमीटर चले, कौन रोकेगा उस पर, वो तो फिर दूसरी वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए ये तो खुद की अवेयरनेस की बात है। अब ये देखो ना, ये बात वही कर रहा है। Our tech-enabled ecosystem has redefined the concept of luxury, creating a comfort trap that reduces our motivation to engage with outside world. हमने क्या कर दिया, हमने अपने आप को आइसोलेशन में कर दिया। टीवी देख रहे हैं, वहीं पड़े पड़े गेम खेल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, एसी चल रहा है, शीशे लगा दिए, उसके अंदर पर्दे लगा दिए, और हम किससे दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए। पौधों से कोई लेना देना नहीं, बाहर के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, बाहर के आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। एक रिक्शा वाला है, इतनी धूप में रिक्शा चला रहा है, हम कभी उसकी नहीं सोचते, हम खुद बैठ के चले जाएंगे, लेकिन उसको 1 गिलास पानी, उसके साथ नेगोशिएशन और करेंगे। 15 रुपया लगता है यहाँ तक का, तो तू 20 मांग रहा है। ये मॉल में जाके हम कितना भी खर्च कर देंगे। ऑटो वाले हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये सब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो देन किसकी है, वो हमारी देन है, हमारे जैसे लोगों की देन है। फिर कह रहा है, इट हैज़ लेड टू ग्रेटर ह्यूमन डोमेस्टिकेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड अस, टेक कपल्ड विद प्रिविलेज एंड ऑल्सो इनविजिबल लेबर विच इज़ मेकिंग अस लूज आवर एम्पैथी। इनविजिबल लेबर मतलब इनह्यूमन है। कोई आई है, चल के आई है 1 किलोमीटर, वो बेचारी पैसों की वजह से गर्मी में चल के आई है, तो हम ये नहीं कहते तो बैठ के पानी पी ले, हम कहते चल फटाफट फटाफट काम कर, मुझे देर हो रही है। ये इनह्यूमन है। हमें उसकी बाहर की जो हमारे उत्पन्न किए हुए जो कारण हैं उसकी वजह से वो आई है, और हम एम्पैथी सिंपैथी सब खत्म हो गई। इन सर्विस complexes, guard receive deliveries at building gates, reduces our interaction with the people who serve us। दूसरी बात कह दी, आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, कौन आ रहा है देने, कौन नहीं आ रहा, सब भैया गार्ड से, भैया आप यहाँ ले लेना, हम शाम को कलेक्ट कर लेंगे। हम टच में ही नहीं है उन लोगों से, ठीक है। बाहर वो दबाएगा, अंदर से बोल दिया रख जाओ भैया बाहर, पे ऑलरेडी कर दिया। हम ये भी नहीं पूछते इतनी गर्मी में आया तो 1 गिलास पानी तो पी ले, और लिया वो पिज़्ज़ा, अंदर घुस गए, बर्गर लिया, अंदर घुस गए। तो ये उस चीज़ को कह रहे हैं। इन ऑल दीज इंस्टेंस अ कॉमन थीम इज दैट द अर्बन इलाइट आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम टू ट्रेड डिस्कम्फर्ट फॉर कन्वीनियंस। Unfortunately, the insulation of the upper class from the external environment has profound implications for urban governance and local economy। उनके लिए दिक्कत पैदा हो गई। ये ऐसे में भी आ सकता है इस तरह का टॉपिक, एथिक्स में भी आ सकता है ये टॉपिक। तो ये क्या कह रहा है कि हमें हर एक के प्रति कंसर्न होना चाहिए। एक आम आदमी जो बाहर बैठा है, हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी हमारे एसी चल रहे हैं, तो हमें उनको रोकना चाहिए कि एनर्जी की वेस्टेज हो गई और बाहर हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कम से कम में एसी हम चलाएं तो उसका टेम्परेचर 25-26 रख सकते हैं, बजाय 16-17 के। एक तरफ हम 16 कर रखा है टेम्परेचर, वैसे रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, बाहर वो गर्मी फेंक रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ ये कह रहे हैं। तो व्हेन द प्रिविलेज एनकाउंटर इशू, ये देखो, when the privileged encounter issue such as poor public service and inadequate infrastructure, these problems often gain media attention, prompting governmental action. For instance, a flash storm in Delhi some months ago has led to flooding of basement in the posh area, and even the houses of member of parliament has led to a swift action by authorities। ये हुआ तो बहुत कुछ हो गया। Similarly, public school often lack resources because the affluent prefer private institutions. The public transportation receive less focus and funding as the elite avoid using it।
तो ये सब उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी की चिंता नहीं है, वो किसी बड़ी सोसाइटी में कुछ हो जाता है तो मीडिया ही पहुंच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आम आदमी के पास खाना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बाढ़ में उनकी क्या हालत है, उनके पास सर छुपाने की जगह है या नहीं है, वो कितने लोग मर रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट देम। ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। और ये कह रहा है द ब्रॉडर सोसाइटिकल implications of this change are alarming. The technology is integrating further into our lives. It is reshaping our expectation of urban living. But this integration is not improving the quality of life of the general populace. आम आदमी के साथ बढ़ोतरी क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, हमने पिछले उसमें देखा था ना। तो सक्सेस क्या है? व्हेन वी केयर अबाउट ईच एंड एवरीबडी। सक्सेस यही तो है कि एक कंट्री सक्सेसफुल है, प्रोग्रेसिव है और ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो आपका टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ यदि एथिक्स जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाएगा? तो प्रोग्रेस बन जाएगा। और उसके साथ एथिक्स के साथ सिंपैथी, एम्पैथी, केयर, लव, अफेक्शन, ये सारी जुड़ जाएगी तो ये सक्सेस बन जाएगी। तो फॉर अ सक्सेसफुल नेशन क्या चाहिए हमें? आम आदमी की यदि हम चिंता करने लगे वो है, इंस्टेड ऑफ एग्रीवेटिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। और कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी की हम बात करें ना, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मेरा तो अधिकार था ये करना, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। आप क्या कर रहे हो? आपकी वजह से कौन भुगत रहा है? वो भी तो इनइक्वालिटी है कि आपकी वजह से एक आदमी भूखा सो रहा है, आपकी वजह से एक आदमी बीमार है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? बात वो है। तो ये इसमें द नीड टू रिकनेक्ट, आखिरी में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो देखते हैं हम। ये कह रहे हैं द रियल चैलेंज लाइज इन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस कंफर्ट ट्रैप। आम आदमी को भी, आम आदमी जाके 2 पेड़ क्यों नहीं लगाता? हमारी हैसियत भी है, हम लगा सकते हैं 10 पेड़ भी। 10 पेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हम? किसी को एक को रोजगार दे सकते हैं, भाई तूने इनमें सब में पानी देना है, इतना तो कर सकते हैं। 4 पेड़ लगेंगे कम से कम, किसी के लिए तो बैठने की जगह होगी। ये रिकनेक्टिंग विद आवर सिटीज एंड ईच अदर इज नॉट जस्ट अ नोबल गोल, इट इज असेंशियल फॉर आवर कलेक्टिव सर्वाइवल। और जहाँ भी ऐसा होता है, फ्लड होते हैं, ये आती हैं आपदाएं, आती प्राकृतिक आपदाएं, वो भेदभाव नहीं करती। उन सबके लिए, मान लो लाइट चली जाए, ग्रिड फेलियर हो जाए, बाढ़ आ जाए, लंबे समय तक लाइट नहीं आए, तो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल कौन होगा? वो होगा जो लाइट में रहने का आदी है। उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मोमबत्ती में रह रहा है, अंधेरे में रह रहा है, वो तो अपने आप कर लेगा। वो आपके लिए ये इनइक्वालिटी आपके लिए भी भारी पड़ेगी, क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वेदर कंडीशंस हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, या राजस्थान के अंदर बाढ़ आ रही हैं, अभी सहारा मरुस्थल के अंदर बाढ़ आई है, जहाँ कभी पानी की पूर्ति नहीं होती थी, वहाँ भी आई है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे। जो हम कर रहे हैं ना, केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वी हैव टू स्नैप आउट आवर फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट एंड रिकॉग्नाइज दैट आवर वर्ल्ड इज चेंजिंग इन फंडामेंटल वेज। वी आर लूजिंग आवर पब्लिक स्पेस and our ability to enjoy outdoor activity due to increasingly frequent extreme weather events। इंडिकेट कर तो दिया, एक्सट्रीम इवेंट्स जो हो रही हैं वो आपकी सब चीज़ों को एक तरफ कर देंगी, 2 मिनट लगेंगे डिस्ट्रॉय होते के साथ। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं सीखा आपने तो कुछ नहीं हो पाएगा। सड़कों पे चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाती है, कोई चलती हुई गाड़ी रोक के आपको नहीं निकालेगा, वहाँ के जो लोकल होंगे वो निकालेंगे। वहाँ जो रेडी पे काम कर रहा होगा, जो रिक्शा वाला होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। तो हमारा फर्ज नहीं बनता उनकी हेल्प करने का? तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। द अर्बन एलीट मस्ट देयरफॉर लेवरेज देयर प्रिविलेज टू एक्टिवली एंगेज विद गवर्नमेंट्स एंड हेल्प इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन इन आवर सिटीज़। हम अपनी अपनी नहीं, सबकी लिविंग कंडीशन की परवाह करें। ओनली बाय कन्फर्टिंग द ट्रू स्टेट ऑफ our urban areas can we hope to rebuild same as equitable livable space for all. Let us not let convenience but the architect of the demise in our cities। संयुक्त आम आदमी की चिंता करना, ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस। तो यही है। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी तो है। बिना बात के गाड़ी चला रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, तो इस पे हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। और आम आदमी के बारे में सोचेंगे तो हमारी लाइफ भी सही होगी।
तो इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है इसमें, ये जो बात कर रहे हैं ना, पूरे आर्टिकल जो है ये बेसिकली एक कंपैरिजन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारा एक एक्ट आया था थोड़े दिनों पहले अभी, जिसको डीपीडीपी एक्ट बोलते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये और आरटीआई के अंदर क्लैश हो गया। इसके अंदर आरटीआई के अंदर भी अमेंडमेंट किया है आरटीआई एक्ट के अंदर। तो आरटीआई एक्ट क्या था, एक टूल था बेसिकली। पहले ये प्रिविलेज किसके पास थी? आरटीआई एक्ट से पहले सिर्फ एमपी और एमएलए जिस विभाग की चाहे जानकारी ले सकते थे, वो जो डिमांड करते थे उनको मिलता था। लेकिन ये प्रिविलेज सबको प्रोवाइड हो जाए, आम आदमी को भी, आम आदमी जो जानकारी लेना चाह रहा है वो सारी जानकारी उसको मिल जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने आरटीआई एक्ट लेके आए 2005 के अंदर। और आरटीआई एक्ट एज ए टूल भी काम किया उसने। आरटीआई एक्ट एक हथियार बना गलत सिलेक्शंस के, गलत नीतियों के जरिए, कौन ऑफिसर क्या कर रहा है, कितना पैसा अलॉट हुआ है, कितना बजट कहाँ लगा है। कागजों में पहले जो चीज़ें हो जाती थी पता नहीं लगती थी, अब वो होनी मुश्किल थी कि अब हर चीज़ के लिए यू कैन डिमांड, आप डिमांड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था ये एक बहुत बड़ा टूल था और इससे जागरूकता भी फैली, बहुत सारे स्कैम्स भी पता लगे, खर्चा कहाँ गवर्नमेंट कर रही है, फिजूला खर्चा कर रही है उसका भी पता लगा, लोग अवेयर भी हुए, सिलेक्शन प्रोसेस का भी पता लगा गलत हुए, और वो सारी चीज़ें चैलेंज होने लगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो वर्किंग थी, जो फंक्शनिंग थी, वो इम्प्रूव हुई है। लेकिन इसके अंदर अब जो 2023 के अंदर इम्प्रूवमेंट किए हैं, इसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं 2019 के अंदर किए हैं जो इसके अंदर, तो उसके अंदर और एक जो ये एक्ट बना दिया उसके अंदर, पहले क्या होता था, इसमें हम लास्ट पैराग्राफ देखेंगे इसका यहाँ पे, द डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट 2023 इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन टू अमेंड द आरटीआई लॉ टू एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। इन्होंने कह दिया कि भाई कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन आरटीआई एक्ट में क्या था, आरटीआई एक्ट में क्या रखा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो उसकी बात कर रहे हैं ये, इन दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे। द आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल थ्रू सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसके अंदर दे रखा था कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जनरल क्लॉज था। लेकिन कौन कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी वो बता रहे हैं। In order to evoke this section to deny personal information, at least one of the following ground has to be proven। यदि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपको इन तीनों में से एक चीज सिद्ध करनी पड़ेगी। क्या? इंफॉर्मेशन शॉर्ट हैड नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट। यदि ये है तो देने से मना कर सकते हैं। यदि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, मान लो किसी ने 2 नंबर का पैसा कमा रखा है बहुत बड़ा, और हम पूछ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी वेल्थ क्या है, कितनी इसने एक्वायर कर रखी है प्रॉपर्टी, इसके पास टोटल क्या है, तो यदि हम उसको पूछ रहे हैं तो ये क्या है, दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो दैट इज नॉट हिज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पब्लिक हो जाएगी। क्योंकि एक अनुमान लगाया ना कि एक सरकारी ऑफिसर है, उसकी सैलरी तो इतनी आ रही है, उसने बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बना रखी है, तो करप्शन से रिलेटेड हो गया तो पूछी जा सकती है, कह रहा है। और इंफॉर्मेशन शॉर्ट वॉज सच that it would cause unwarranted invasion of privacy। और दूसरा किसको डिनाई कर सकते हैं कि प्राइवेसी के अंदर, जैसे पूछ लिया कि आपकी और आपकी पत्नी के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या आपके तलाक का केस डाला हुआ है, ये तो ऐसे नहीं हो सकते। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसका यदि कोई लेना देना नहीं तो वो नहीं डाली जा सकती। ठीक है, जैसे अभी एक केस हुआ था, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी एक आदमी ने कर दी थी। अजीत डोभाल जो है 7 साल ये वहाँ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जो एनएसए हमारे, तो 7 साल में रहे थे, तो इनकी जो फैमिली थी उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कहीं और रखा हुआ था, क्योंकि ऐसे में टारगेट होते हैं ये। तो बाद में किसी एक बंदे ने क्या किया, उनकी फैमिली का पूरी आईडी और वो पता लग गया उसको, उसने वो डिस्क्लोज कर दिया, तो उनकी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। तो ऐसे के अंदर तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती कि आप कितने बच्चे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या है, क्योंकि वो क्या है, उसके ऊपर खतरा बन जाएगी। जो लोग रॉ में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी में है, इस तरह की उसमें है, तो इसलिए। और तीसरा क्या कह रखा है, एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाई डिस्क्लोजर।
कि ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं इसके अंदर पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इन तीनों चीज़ों के अंदर डिनाई की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। अब इसको उल्टा पढ़ लो। उल्टा क्या है, यदि कोई इन्फॉर्मेशन पर्सनल होते हुए भी ऐसी है जिसका लिंक पब्लिक के साथ है तो वो देनी पड़ेगी। यदि कोई चीज़ ऐसी है कि पर्सनल होते हुए भी पब्लिक एट लार्ज के लिए वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो देनी पड़ेगी। और तीसरा इसके अंदर कह दिया कि उसकी ज़रूरत पब्लिक को है। इसके कि भाई जैसे मान लो अब ये हैं जितने भी नेता हैं कि पिछले टर्म में इनके कितना टर्नओवर कितना था, बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट था और अब कितना है, वो पता तो लगता है कि इनकम का सोर्स तो कोई नहीं है तो नेता, लेकिन इनकम अचानक कैसे बढ़ गई, 80 करोड़ बढ़ गए, 100 करोड़ बढ़ गए, 200 करोड़ बढ़ गए, तो पता लगता है ना वो। तो ये सारी चीज़ें तो इस करके हम डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि अब जो ये एक्ट बना दिया हमने, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अब ये कह रहा है इन दोनों के अंदर जो ऑफिसर है उसको अपनी बुद्धि लगा के देना पड़ेगा कि उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रहा है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए बाहर, और आरटीआई एक्ट क्या कह रहा है कि दी जा सकती है। तो अब इन दोनों में क्लैश हो गया ना। तो अभी किसको प्राइम माने, प्रोटेक्शन, जो डेटा प्रोटेक्शन है ये, इसको हम प्राइम माने तो फिर इसका पर्पज़ ख़त्म हो जाता है, आरटीआई एक्ट का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चीज़ को लिख कह रहे हैं। तो फिर यह कह रहे हैं द डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड सेक्शन 81J टू एक्सपेंड द प्रीव्यू एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, कि आरटीआई एक्ट के एम्बिट से सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन ये गलत है एग्जेम्प्ट करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये दूसरा इश्यू और उठाया इन्होंने यहाँ पर, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इट ऑल्सो डिलीट द की प्रोविजन इन लॉ विच गिव सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन एट पार विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये एमपीज और एमएलएज को जो मिलती थी पावर, तो उसके एट पार थे ना, पहले तो आम आदमी भी मांग सकता था, अब वो चीज़ खत्म हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया डेटा नियरली 100 पीपल हैव बीन किल्ड फॉर यूजिंग आरटीआई एक्ट। कुछ लोग आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग भी करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं वो जागरूकता के लिए काम करते हैं, समाज के भले के लिए काम करते हैं, ऑफिसर्स की पोल खोलने के लिए काम करते हैं, करप्शन को कर्ब करने के लिए काम करते हैं। तो ये एंड थाउजेंड्स हैव बीन असॉल्टेड, थ्रेटन्ड एंड स्लैप्ड विद फॉल्स केसेस। Though the Whistleblower Protection Act was passed in 2014, it remained confined to the statute books। और विसल ब्लोअर एक्ट बना था लेकिन वो इम्प्लीकेट नहीं हो रहा, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था आज वही टारगेट हो जाता है। उन सारी चीज़ों कह रहे। तो यहाँ इन एवरी ईयर सम 6 मिलियन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस आर फाइल्ड इन इंडिया आरटीआई के तहत। एविडेंस शोज दैट आरटीआई लॉ हैज़ इनिशिएटेड अ वाइटल टास्क इन रीडिस्ट्रीब्यूशन पावर इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड transforming the relationship between government and citizen. An erosion of this fundamental right is an erosion of democracy। अब दिक्कत क्या हो रही है, एक दूसरी चीज़ और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो पोस्ट है कमिश्नर आरटीआई वो वेकेट है, इस समय वो खाली है। तो कहाँ बिल वो अपील कहाँ होती है, कमिश्नर के पास। अब वो है ही नहीं कमिश्नर, अब कमिश्नर के साथ 2 और 3 लोग होते हैं ना, कमिश्नर के साथ पैनल होता है 2-3 लोगों का, अब वो नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो भी फैसले नहीं हो रहे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं इतनी पेंडेंसी है कि यदि आज हम उन सबको लगा देते हैं वापस, सबको सारी पोस्ट फुलफिल कर देते हैं, तो भी ये बैकलॉग हमें ख़त्म करते करते 2029 आ जाएगा। तो एक तरह से 95% केसेस के अंदर जिनके अंदर पेनल्टी लगनी चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी, तो 25,000 तक की 50,000 तक की पेनल्टी पर्सनल ऑफिसर्स के ऊपर डाल सकते हैं वो, लेकिन वो 95% केसेस नहीं लग रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेवर हो रहा है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बैठाते हैं रिटायर्ड को, तो गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए ये कह रहे हैं यदि सबसे पहला काम तो क्या है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज को फुलफिल करे ताकि बैकलॉग ना बने, लोगों को समय पर करें। अभी आरटीआई एक्ट के अंदर लिमिटेड है ना, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलती
तो उसकी आप अपील कर सकते हो, फर्स्ट अपील चली जाएगी। फर्स्ट अपील के अंदर नहीं मिली 30 दिन के अंदर तो आप सेकंड अपील में चले जाओगे, कमिश्नर के यहाँ चले जाओगे। सेकंड अपील में कोई है ही नहीं बंदा, अब वहाँ आप 2-2 साल से 3-3 साल से आप पड़े हुए हैं केसेस पेंडिंग, तो आप कहाँ जाओगे? तो ये भी तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो गई कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास अधिकार है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए, ये उस बारे में कह रहे हैं कि एक टूल जो इतना अच्छा टूल था हमारे पास, जहाँ से हम आम आदमी भी वही काम कर सकता था जो MP MLA कर सकते थे, आम आदमी भी एक आवाज़ को बुलंद कर सकता था, करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता था, अब उसके भी हाथ काट दिए गए। और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन ना देके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना देके एक और उसके प्रहार कर दिया। तो ये कह रहे हैं 3-4 चीज़ें हो गई इकट्ठी। क्या क्या हो गई? पहली चीज़ तो वैकेंसीज अनफिल्ड है, वो भरी हुई नहीं है, उनकी वजह से बैकलॉग चल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को अपील में। दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो DPDP एक्ट है इसका सहारा लेके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिल पा रही लोगों को, वो कहते हैं भाई ये डेटा प्रोटेक्शन के अंदर ये हो गया। और तीसरा क्या है कि इसकी जो सैलरी और पक्ष वगैरह है वो सब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं कि एक हथियार जो हमारे पास है। चौथा, पेनल्टी जो लगनी चाहिए वो नहीं लग रही, तभी तो कोई चीज़ का फ़ायदा है। एक कानून है और उसका इफ़ेक्ट तो तभी आएगा ना जब उसके तहत काम हो, काम ही नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा। तो ये उस चीज़ को लेके है, तो ये आप देख लेना। तो ये कह रहे हैं कि एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है, एम्बिग्यूटी वॉयलेट्स RTI एंड DPDP एक्ट, इसके बीच के अंदर कौन सा प्रिवेल करेगी। जो समझदार अफसर है वो तो जैसे जैसी मौके की नज़ाकत है उसको देखते हुए फैसला कर देते हैं, लेकिन कुछ लकीर के फ़कीर होते हैं वो कहते हैं नहीं ये ओवर रूल, इसके जरिए उसको ओवर रूल कर देते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ लोग हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं कि RTI एक्ट भी महत्वपूर्ण एक्ट है और ये पर्सनल डेटा ये भी महत्वपूर्ण एक्ट है, तो दोनों के बीच में कुछ बैलेंस बना के चलते हैं और कुछ ऐसे ही चलते हैं। तो उस चीज़ को लेके आर्टिकल है। चलो इसको और देखते हैं। आर द US साइबर सिक्योरिटी कंसर्न ओवर द चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जस्टिफाइड? बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, और चाइना के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सस्ते होने की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर वो चल रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पूरा लोकेशन को लेके, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, आपके जो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर जो कैमरे हैं, आगे पीछे कैमरे हैं, वो क्या है, वो एक उसकी तरह स्पाई की तरह यूज़ कर सकता है चाइना उनको। मान लो चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंडिया में चल रहा है, तो इंडिया के लिए जासूसी भी कर रहा है वो व्हीकल, क्योंकि वो उस हिसाब से उसको बना सकते हैं। और इस चीज़ का खतरा है उनको, और देशों को भी खतरा है। इससे पहले एक उदाहरण हुआ है, अभी पेजर फटे हैं बहुत सारे, तो रास्ते में क्या कर दिया, जो खेप जा रही थी उनकी, उसको रास्ते में ही निकाल के उसको अदला बदली कर दी और उसके अंदर वो विस्फोटक लगा दिए। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के इसके अंदर बहुत सब कुछ संभव है, तो उसकी दृष्टि से है ये आर्टिकल। तो ये पढ़ लेना, पूरा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ यही बताने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम है। आपकी ऑटो पार्किंग है, डेटा रिकॉर्डर है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, मोबाइल से कनेक्टिविटी है, GPS कनेक्टिविटी है। तो उस सारे इतने उसके अंदर कौन सा किस तरह से उन्होंने जासूसी उपकरण लगा रखा है, कहाँ चल रही है गाड़ी, कौन बैठ के जा रहा है, वो सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को लेकर दे आर कंसर्न। तो ये उनका कंसर्न है। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ देखो, चाइनीज़ EV मैन्युफैक्चरर आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कलेक्टिव रेवेन्यू ऑफ $376.4 billion in 2024, while the global market is projected to reach $786.2 billion according to Statista। तो कितना हो गया ये? अब इतना बड़ा व्यापार चाइना कर रहा है। अब हर किसी के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का हमने पहले देखा था, दिक्कत क्या आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, और सेमीकंडक्टर के लिए जो यूज़ होता है उसके लिए जो मिनरल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हो ही वहाँ रही है।
तो हर एक देश को निर्भर होना पड़ेगा। 60% जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे सेमीकंडक्टर बनते हैं, ये सारी, वो सारा निकल ही उस चाइना में रहा है। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी रहेगी। आप चाइना को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं कर सकते चाइना को, क्योंकि चाइना उसके अंदर काफ़ी आगे पहुंच चुका है और चाइना के मुकाबले में हम कर भी नहीं पाएंगे, इतनी डेवलपमेंट इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगी। तो ये है, तो ये रिस्क तो हमें झेलना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही रखते हैं।